औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हम्द सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our seventh lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो साइकोलॉजी का हमारा थर्ड चैप्टर है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसका हमारा सेवन्थ लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस, स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। इसके ऊपर आज इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होगी। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि डेली बेस पे आपको एक टॉपिक जो है वो असाइन किया जाता है और उसके बाद हमारी डिस्कशन होती है उसके ऊपर। तो विदाउट किसी डिले के आए जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जी सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है ना वो क्या है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो जी सर फहीम साहब, क्या परसेप्शन है आपकी साइको एनालिसिस के बारे में? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, ये साइको एनालिसिस जो है ये सेगमेंट फाइव, ये फादर है साइको। तो ये जो है इसमें जो है स्टेजेस ऑफ माइंड जो है कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस, इसकी बात करते हैं। और कहते हैं इंसान की पर्सनैलिटी जो है उसमें मेनली जो किरदार है उसका, जैसे वो बिहेव करता है और जैसे वो रिएक्ट करता है मुख्तलिफ सिचुएशन में, तो उसके पीछे अनकॉन्शियसनेस जो उसका माइंड है उसका बड़ा हाथ है। जैसे उसकी आइसबर्ग की उन्होंने मिसाल दी हुई है कि जो ऊपर वाला चीज हमें नजर आ रही है वो उसका कॉन्शियसनेस है, जिसको हम ऑलरेडी नो होते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं, तो जो हम बिल्कुल याद कर रहे हैं वो कॉन्शियसनेस। और सब कॉन्शियसनेस या प्री कॉन्शियसनेस जो हमें ऑलरेडी पता तो है लेकिन इस वक्त हमारे माइंड में नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बारे में हमसे पूछे, जैसे आप पूछे कि लेटर ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो कितने हैं, तो हम बता देंगे 26। अभी तो हमारे जहन में इससे पहले तो नहीं था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जहन में आ जाएगा वाकई जी जो है वो अल्फाबेट्स जो है वो उनकी जो तादाद है वो 26 है। या आपको इस तरह का क्वेश्चन को और पूछ लें जी पाकिस्तान कब बना, तो इस वक्त तो हमारे जहन में नहीं था, लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया तो अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो उस वक्त हमारे जहन में वो चीजें आ जाती हैं। तो ये प्री कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियसनेस है। और अनकॉन्शियसनेस जो है वो ऐसी चीजें जो कहते हैं कि ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो इंसान शायद हासिल करना चाहता है लेकिन हासिल नहीं कर पाता। वो उसकी जो महरूमियाँ कह रहे हैं या उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, तो वो उसके जो उसकी पर्सनैलिटी पर जो उनका इफेक्ट होता है, तो वो ही जो है वो उसकी पर्सनैलिटी, होल पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। और ये कहते हैं कि ये तकरीबन अर्ली एज 6-7 ईयर में ये जो है वो चीज़ें जो है वो हो जाती हैं जो हमारे अनकॉन्शियसनेस में होती हैं। तो ये सिगमंड फ्राइड, जैसे मैंने एक लेक्चर में सुना था, शायद ये इसी तरह ही था कि ये अर्ली स्टेज में ही हो जाती हैं। तो वो आपका फिर पार्ट ऑफ मेमोरी रहती हैं, तो वो वही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहती हैं, तो आप उसके मुताबिक ही बिहेव करते हैं। तो ये मेन। उसके बाद ईगो, ईगो की बात करते हैं कि ईड जो है, ईड जो है वो ऐसा ही है। जो एक बच्चा है तो जो अगर वो कहता है मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, मुझे भूख होनी चाहिए, मतलब ये है कि वो अपनी जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसकी, वो पूरी करना चाहता है। बस उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कैसे पूरी हो, वो यानी कि ठीक तरीके से हो या गलत हो, तो वो बस चाहता है कि वो उसकी पूरी हो जाए। और उसके बाद ईगो है। ईगो जो है वो जो एक मीडिएटर का रोल अदा करता है, यानी कि एक दरमियाने दर्जे, दरमियाना शख्स होता है जो उसका रोल अदा करता है कि वो इड को भी की बात करते हैं कि जो राइट इज राइट और रॉन्ग इज रॉन्ग जो होता है, तो वो उसकी बात करते हैं। लेकिन जो ईगो है वो थोड़ा सा दरमियान का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करता है कि चलो इड की जो है वो भी बात मान ली जाए और सुपर ईगो जो है उसको भी किसी तरीके से जो है वो इस पे राजी किया जाए। तो वो दरमियानी रास्ता जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करता है। और सुपर ईगो हमेशा मोरालिटी की बात करता है, जो सही है वो ही सही है। अगर आप उसके लिए
इंसान में भी जाते हैं तो कोई कोई बात नहीं, जो दुरुस्त है वही दुरुस्त होना चाहिए। मेन तो सर इस इसने यही चीजें इसकी टाइप्स हैं तीन, और वो सुपर ईगो ज्यादा, तो ये आगे भी और भी है लेकिन ये ज्यादा इसका है। चलें जी सर, आपका पॉइंट आ गया। तो बेसिकली सर मैंने पूछा था कि व्हाट इज साइको एनालिसिस, यानी कि ये जो साइको एनालिसिस जो टर्म है जो सिगमंड फ्रॉइड ने यूज की है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको क्यों इसने यूज किया। तो बेसिकली अगर हम साइको एनालिसिस पे बात करें तो ये जो इंसान की साइकी है उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है, उसको सिगमंड फ्रॉइड जो है ना वो एनालाइज करना चाह रहे हैं। हम क्या समटाइम ये वर्ड यूज नहीं करते कि यार फलां बंदा जो है वो बहुत ज्यादा साइको हो गया है, उसे यानी कि वो कुछ जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो लाहक हो गए हैं, तो इस वजह से हम उसको साइको कहते हैं। ठीक है। तो साइको एनालिसिस में बेसिकली अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बता पाऊँ, तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं ये यानी कि साइकोलॉजी के अंदर जो एक्सपर्ट्स होने से पहले ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, ये एक डॉक्टर थे जो पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है ना वो करते थे। तो साइको एनालिसिस में इन्होंने कहा है कि जो इंसान यानी कि जब भी अपना कॉन्शियसनेस और जो उसका अनकॉन्शियसनेस है उसके अंदर वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता, वो उसके दरमियान तवाज़ुन जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता, तो इंसान जो है वो साइको की तरफ जो है ना वो मूव कर जाता है। और फिर जब भी इंसान साइको हो जाता है तो फिर उसको वापस जो कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है, वो जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है उसकी तरफ लेकर आना जो है इसको साइको एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। यानी कि उसने कहा है कि हमने जब एक बंदे का, एक पर्सन का जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है, वो बैलेंस नहीं रहता उसके कॉन्शियसनेस में और अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड में, तो फिर हमने जो है उसके ऊपर उसको कैसे जो है ना वो एक नॉर्मल रूटीन में, एक नॉर्मल जो है ना वो लाइफ में कैसे लेकर आना है, बेसिकली इसका पर्पस जो है ना वो ये है। ठीक है। तो इसको इंसान की साइकी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो इंसान का माइंड है उसकी थ्री स्टेजेस जो है ना उनको डिफाइन किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कॉन्शियसनेस आता है, फिर अनकॉन्शियस आता है, सॉरी सेकंड नंबर पे हमारे पास सब कॉन्शियस आता है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये जो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है ये बिल्कुल एंड पे आता है। ठीक है। तो ये जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो रिलेशन होता है वो इंसान का जो पास्ट है उसके साथ होता है। जो इंसान का पास्ट गुजरा हुआ है उसकी जो जितनी भी डिजायर्स होती हैं, अनकंप्लीट विशेस होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, सोशल अर्जेस होती हैं, उसकी सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अनकॉन्शियस जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है। तो मैं आपको साइको एनालिसिस के हवाले से और जो सिगमंड फ्रॉइड है इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ। तो सिगमंड फ्रॉइड साहब जो हैं वो क्योंकि एक फिजियोलॉजिस्ट भी थे, एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर जो है ना वो काम स्टार्ट किया 1989 के अंदर, जब उनके वालिद की डेथ हुई 1989 के अंदर, तो तब उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर जो है ना वो वर्क करना, काम करना स्टार्ट किया। वो इंसान की परसेप्शन, इंसान के जो ड्रीम्स हैं, इंसान के जो थॉट हैं उनके ऊपर जो है ना वो जो है ना वर्क करना उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि उनके माइंड के अंदर अपना जो वालिद साहब हैं उनके साथ जो मेमोरीज थी, जो ड्रीम उन्होंने देखे हुए थे, जो पास्ट में उनकी लाइफ गुजरी हुई थी, तो उनसे रिलेटेड जो आइडियाज थे वो उनके माइंड में आ रहे थे। तो तब फिर उन्होंने ये जो इंसान के ड्रीम्स हैं, जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है, उसके ऊपर उन्होंने काम करना जो है ना वो स्टार्ट किया। ठीक है। तो उसके बाद जी 1900 के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फर्स्ट बुक जो है ना वो लिखी साइकोलॉजी के ऊपर, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स।
ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है प्रीवियस एग्जाम में, और हो सकता है नेक्स्ट पूछी भी जाए। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। 1900 में इन्होंने लिखी है, और उस टाइम इनकी एज जो थी वो 14 ईयर थी, ठीक है। तो उसके बाद जी इनके एक दोस्त थे, वो भी डॉक्टर थे, जिनका नाम जोसेफ था। तो जोसेफ जो है वो एक फीमेल पेशेंट थी जिसका ट्रीटमेंट जो है ना वो कर रहे थे। तो कुछ टाइम के बाद जो है ना वो जो लड़की है उसका नाम था एना, या एना ओ भी उसको कहते हैं। तो वो जो लड़की है वो फॉल इन लव हो गई थी जो जोसेफ है उसके अंदर। तो जोसेफ जो है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, तो उसने जो है ना वो इस बदनामी से बचने के लिए जो है ना वो उसने उस क्योंकि उसको इस बदनामी से बचना था, और वो उसकी बात जो है ना वो नहीं मान रहा था, तो लड़की ने उसके ऊपर जो ब्लेम लगाया कि मैं जो है ना वो प्रेग्नेंट हूँ, और मैं पूरी सोसाइटी के अंदर जो है ना वो ऐलान करूंगी, अनाउंसमेंट करूंगी कि जोसेफ ने मुझे जो है ना वो प्रेग्नेंट किया है। तो यहाँ पे जो है ना वो जोसेफ ने उसको रेफर कर दिया जो उसके दोस्त हैं सिगमंड फ्राइड की तरफ, उनकी तरफ मूव फॉरवर्ड किया ताकि वो उसका ट्रीटमेंट करे, और वो वहां से गायब हो गए थे, भाग गए थे बदनामी से बचने के लिए, ठीक है। तो फिर उस लड़की का जिसका नाम ऐना था, उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो सिगमंड फ्राइड ने किया। और जब उसने रिसर्च की सिगमंड फ्राइड ने, तो उसे पता चला कि इस लड़की को जिसका नाम ऐना है, इसको एक डिजीज है, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें जिसका नाम जो है वो हेस्टेरिया है, ठीक है। ये डिजीज भी पूछी जा सकती है। ये जो डिजीज है इसका नाम हेस्टेरिया है, और इस जो डिजीज में इन्वॉल्व होने वाली जितनी भी जो फीमेल होती हैं, वो खुद को जो है ना वो प्रेग्नेंट कंसीडर करती हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और बाद में उन्होंने एनालाइज किया तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि वो साइकोलॉजिकल उसका इशू था। फिर उन दोनों ने मिलकर जो है ना वो उसका ट्रीटमेंट किया, और उसको जो अनकॉन्शियसली वो चली गई थी, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चली गई थी, उसको फिर क्योंकि उसका जो अनकॉन्शियस है और जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर एक बैलेंस जो है ना वो इम्बैलेंस की सिचुएशन हो गई थी, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जो है ना वो इंक्लूड हो चुकी थी, उसको वो डिजीज जो है ना वो हो चुकी थी। तो फिर इन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसको वापस जो कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसके अंदर लेकर आए, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे ये बात करने का पर्पस जो है ना वो ये है कि हमने इंसान की जो साइकी है, जब इंसान साइकोलॉजिकल जो है ना वो डिजीज में इन्वॉल्व हो जाता है, अपने मेंटली कंडीशन उसकी मेंटेन नहीं रहती, तो फिर हमने कैसे उसके ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको नॉर्मल जो है ना वो लेकर आना है। तो उसके लिए फिर इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ माइंड जो है ना वो दी, जिसमें सबसे पहले हमारा कॉन्शियसनेस होता है, फिर सब कॉन्शियसनेस होता है, और फिर उसके बाद अनकॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जी हमारा आता है, हु वाज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस का फादर जो है हम इसको क्यों कहते हैं जी, बताएं जरा। कोई स्टूडेंट बताना चाहे जी इसके ऊपर, फहीम साहब। जी जी सर, इसने इस पे काम किया था मेन तो यही इसका फादर है, सिगमंड फ्राइड साहब। ऑस्ट्रियन था। जो बुक में लिखा हुआ पड़ा है वो न्यूरोलॉजिस्ट था, यानी कि डॉक्टर था ये। तो मतलब इसने इस थ्योरी पे काम किया था, तो जी इसलिए जो है इसको फादर कहा जाता है साइको एनालिसिस का। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो इंसान की साइकी को, इंसान जब यानी कि मेंटली डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हो जाता है, जब वो मेंटली डिसऑर्डर होता है, तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले सिग्मंड फ्राइड ने काम किया था। इसकी वजह से इसको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। जी कोई स्टूडेंट बताना चाहे इसके बारे में। जी जी सर, कॉन्शियसनेस जो होता है वो वही होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, जो हम मौजूदा प्रेजेंट जिसको जान जान रहे हैं। जैसे सर मैंने गुजारिश की थी कि आप हमें पढ़ा रहे हैं इस वक्त, तो हमें ऑलरेडी इसका पता है, हम आपसे पढ़ रहे हैं,
ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, ये साइको एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। तो सिगमंड फ्राइड की बात करें, ये जो हमें अभी बिल्कुल पता है, ये कॉन्शियसनेस है। और जो सब कॉन्शियसनेस है, जैसे आप हमसे कोई बात पूछें तो वो हमें फौरन याद आ जाए 2-4 सेकंड के अंदर, तो वो हमें याद तो होती है, लेकिन इस वक्त हमारे जेहन में नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन वो करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कर लें कि पाकिस्तान का बानी कौन है या पाकिस्तान कब बना, तो वो फौरन हमारे जेहन में आ जाएगी। तो वो सब कॉन्शियसनेस में है हमारी, जो थोड़ी सी हम कोशिश करने से हमें रिकॉल हो जाती है। और अनकॉन्शियसनेस ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे वो सिगमंड फ्राइड साहब ने बात की थी, वो जो हमें ड्रीम्स आते हैं उनके पीछे बहुत सारी वजह वो अनकॉन्शियसनेस है। तो वो जो हमारी वो ख्वाहिशात जो कभी फुलफिल नहीं हुई, जो या हम वो जो हासिल करना चाहते थे कभी हम उसको हासिल नहीं कर सके, तो वो ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी वही चीज बनाती है। और इसको सिगमंड फ्राइड साहब ने शायद, तो पता नहीं उनका है, लेकिन ये बुक पे या मुख्तलिफ लेक्चरों में सुना हुआ है कि वो एक आइसबर्ग से इसको जो है वो तस्वीर दी गई थी कि वो जो ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है वो कॉन्शियसनेस होता है, उससे नीचे जो है वो कॉन्शियसनेस, और उसके बाद जो मोस्ट 70% हिस्सा बहुत नीचे होता है आइसबर्ग का, तो वो अनकॉन्शियसनेस है। तो हमारा पर्सनैलिटी का ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो अनकॉन्शियसनेस माइंड जो है उसके गिर्द ही घूमता है, ये सिगमंड फ्राइड साहब का मानना है। जी चलें सर, थैंक यू। और जी कोई स्टूडेंट इसके ऊपर बात करना चाहे? मिस मारिया असलम, आप बात करें जी। हमारे पास ये कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? जी भाई रिस्पॉन्ड किया करें, अल्लाह के बंदे पढ़ा करें आप। मिस सना नासिर, आप बताएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यही जो आप कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, सर कॉन्शियस वो माइंड है जो मतलब चल रहा है, जो प्रेजेंट में है मतलब जिससे हम वाकिफ है पूरी तरह, वो कॉन्शियस माइंड है हमारा। और जो सब कॉन्शियसनेस या इसको प्री कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, यानी कि जब हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है पहले से, जब हमें जरूरत हो उसकी तो तब फौरन से हमारे माइंड में आ जाता है। ये जी हमारा जो है ना प्री कॉन्शियसनेस कह लें, ये सब कॉन्शियसनेस होगा। इसकी एग्जांपल हम यूं भी ले सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर है, हमें एट वंस ऑल द टाइम हमारे कॉन्शियस में नहीं है। जब हमसे कोई पूछेगा हम फौरन से कह लेंगे उसको, हमारे प्री कॉन्शियस में होता है, हम फौरन से जब जरूरत पड़ी याद किया और वो बता दिया। जी इसके बाद अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस है इसमें तमाम वो चीजें हमारी जो डिजायर्स आर्गल्स जो हम अपनी लाइफ में पहले फेस कर चुके हैं या वो सारी चीजें जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, हमारी जो हिडन विशेस है ना वो सारी जो है वो enak अनकॉन्शियस din माइंड enak. में है। Ikaw ay gulo kita. फिर बंद हो गया। कुछ भी बंद हो गया हूँ। मिस सारा, आपकी आवाज आ रही है, इशू नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, चले ठीक है, मैं माइक बंद करती हूँ। चलें, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, आप थोड़ा वेट करें। एक स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रही थी। अ, जी जी सना, एक मिस सना, आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। मिस सना, आप बात कर रही थी, सर माइक। मैं, जी जी जी। जी सर मैं 2 मिनट बाद आती हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। खैर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी, अभी मैं 1 मिनट में बाद आती हूँ। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं। चलें जी, मिस तायरा आप आ गई हैं, वेलकम टू आवर सेशन। बहुत दिनों के बाद चलें, आपका ज्वाइन तो हुआ किसी तरीके से। तो जी साइकोलॉजी जी के, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, जी साइकोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट, जो सिगमंड फ्रॉइड साहब ने दिया है। तो इसके ऊपर जो है ना वो हम अपनी जो ओपिनियन है वो दे रहे हैं। तो बेसिकली आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस हमारे पास क्या है, और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो सब कॉन्शियसनेस है, जो अनकॉन्शियसनेस है, वो क्या है, ठीक है। तो आप जरा डिफाइन करें कि व्हाट इज साइको एनालिसिस।
सर लकीली आज ज्वाइन हो गया, अभी मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाऊं। ये थोड़ा सा टाइम दे मुझे। चलें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू। ये आप इसके ऊपर तो बात कर सकती हैं ना, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस के ऊपर, क्या ख्याल है? जी सर, वो ईड ईगो और सुपर ईगो की बात हो रही होगी इसमें। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो ईड और ईगो और सुपर ईगो, यानी ईड वो जो कि हम आ, 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 जो चाहते हैं वो करना। नहीं, आप देख और लें, मेरा ईगो। ख्याल है कि आई थिंक आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग परसेप्शन से फिर कोई फायदा नहीं होने वाला किसी का। तो आप टॉपिक को देख लें। चलें जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपोनेंट्स ऑफ साइकोएनालिसिस। तो ये जो हमारे पास साइकोएनालिसिस थ्योरी है, जो साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट है, इसके हमारे पास एक्सपोनेंट कौन है? बताएं जी जरा, कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो। यानी इसके सपोर्टर जो हैं, फॉलोअर्स। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड सिगमंड फ्रॉइड। फाउंडर हैं, वो तो फाउंडर हैं, उसके अलावा एक्सपोनेंट कौन से हैं, यानी कि जिन्होंने सपोर्ट किया है इसको? जी। एक है फ्रेड जी, अल्फ्रेड एडलर। दूसरा कौन है जी? एल्फ्रेड और दूसरा कार्ल जंग। जी। कार्ल तो जंग। एक हमारे पास फर्स्ट जो है वो अल्फ्रेड एडलर हैं, और दूसरे हमारे पास कार्ल जंग हैं, ठीक है। इसको यंग भी पढ़ते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट ही हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज प्रेजेंटेड बाय। इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है, ये किसने प्रेजेंट की है? जी। जो साइकोलॉजी। ये हमारे पास ये जो दोनों एक्सपोनेंट हैं जिनके बारे में हमने बात की है, एक अल्फ्रेड एडलर हैं और दूसरे जी हमारे पास कार्ल जंग हैं। तो इनमें से किसने ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है वो प्रेजेंट की? जी। टॉपिक को पढ़ा करें, पढ़ते नहीं है मेरा ख्याल में आप लोग। जी सर, किसी को आइडिया है इसके बारे में? एल्फ्रेड एडलर ने पेश की थी। जी इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है, ये अल्फ्रेड एडलर। जी, बिल्कुल अल्फ्रेड एडलर जो है उन्होंने प्रेजेंट की है हमारे पास ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है। तो ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ये अल्फ्रेड एडलर ने इसमें क्या चीज डिफाइन की थी, कि क्या होती है हमारे पास ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, इसके अंदर क्या चीज वो डिफाइन करना चाहते हैं? जी सर। ये अलग थ्योरी हैं, इनको थोड़ा सा टच जो है ना वो अभी हम कर लेते हैं, मजीद डिटेल में इंशाल्लाह हम जो है ना वो बाद में बात करेंगे इनके ऊपर। जी सर, कोई बताना चाहे तो, किसी के माइंड में कोई आइडिया हो इसके बारे में। सर क्वेश्चन क्या था, रिपीट करें। जी, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है जी 6, व्हाट इज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ये हमारे पास अल्फ्रेड एडलर जो है, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने प्रेजेंट की है, तो इनकी क्योंकि कंट्रीब्यूशन है हमारे पास साइको एनालिसिस के अंदर। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है होती क्या है, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। सर ये थेराप्यूटिक अप्रोच है, और ये इनकरेज करती है इंडिविजुअल को कि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में, हम्म। और ऐसे ही जो है अचीव करे अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को। और कुछ? आई थिंक सो। चलें जी। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि ये जो आप मतलब कर रहे होते हैं हमसे क्वेश्चन, ये सारे अगर काइंडली आप पहले शेयर कर दें स्क्रीनशॉट के, ये वाले क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, तो फिर जारी बात है प्रिपेयर होके सारे आएंगे। वैसे तो पढ़ा होता है मतलब टॉपिक जो आप कहते हैं, नहीं, लेकिन आपकी क्वेश्चनिंग और तरह की होती है, फिर वो नहीं आ रहे होते। मेरे ख्याल में जब बीपीएससी ने आपको पेपर लेना है ना आपसे, हेडमास्टर का, तो वो पहले आपसे शेयर करेगा
कि ये जी पेपर है जनाब, तैयारी कर लें और उसके बाद आ जाएं जरा। क्या ख्याल है? नहीं सर, ऐसा ऐसा तो नहीं है। मैं जी, बिल्कुल ऐसा वैसे ही है, आपसे कह रही क्योंकि असल में क्योंकि अगर पहले आपको क्वेश्चन दे दिए जाए ना, तो फिर आप बाकी जो टॉपिक हैं उनको आप मिस कर देंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने तो पूरा जो टॉपिक होता है, जो मेन हेडिंग होती है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमने देखने होते हैं, ताकि कहीं से भी अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करता है तो हम उसको जो है ना वो क्रैक कर सकें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हूँ। समटाइम होता है, कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में भी न्यू आ रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट आ रहे होते हैं, मुझे पहले नहीं पता होता। लेकिन ऐसे अगर शेयर करूंगा तो फिर आप पूरा जो टॉपिक है उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलें जी, टाइम ठीक है हमारे सर। पास शॉर्ट है, तो हम बात करते हैं जी व्हाट इज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो ये जो हमारे पास अल्फ्रेड एडलर साहब हैं, इन्होंने जो इंडिविजुअल है, एक जो इंसान है, एक जो स्टूडेंट है, उसकी जो साइकी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। इन्होंने कहा है कि हमने किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी है, उसको हमने फ्री विल देनी है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है, हमने फ्रीडम ऑफ चॉइस उसको देनी है, ताकि हर जो इंसान है, क्योंकि वो कहता है कि जब हम एक इंसान को फ्रीडम देते हैं, उसको फ्री विल देते हैं, तो फिर वो अपनी जो लाइफ है वो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है ना वो स्पेंड करना चाहता है, अपनी एक यानी कि सर्कल जो है ना वो क्रिएट कर लेता है, अपना एक यानी कि स्टेटस जो है ना वो सोसाइटी के अंदर बिल्ड कर लेता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ों को अडाप्ट करता है, फिर उनको अरेंज करता है और यूटिलाइज करता है चीज़ों को, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब हमने एक इंसान को यानी कि उसको फ्रीडम दी है, तो फिर उसके अंदर जो है ना, उसके माइंड के अंदर क्रिएटिविटी जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, क्रिएटिविटी होती है कि मैंने कैसे बेटर तरीके से इंडिविजुअली, मैंने कैसे बेटर तरीके से सोसाइटी के अंदर खुद को जो है ना वो डालना है, कैसे अपना स्टेटस जो है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जब हमने एक इंसान को फ्रीडम दे दी है, वो उसका अपना एक लाइफ स्टाइल है, वो क्रिएटिव भी है, तो फिर वो कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर भी होता है, कि यानी कि जो वो बिहेव करता है अगर किसी से, वो अच्छा करता है, वो बुरा करता है, तो वो उस जो बिहेवियर है उसका फिर वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल भी है, उसकी वो जो है ना वो जितनी भी एक्टिविटी हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट वो करता है, जिससे भी बिहेव करता है, चीज़ों को यूज़ करता है, तो वो उन सारी चीज़ों का क्या है, रिस्पॉन्सिबल भी है जैसा वो बिहेव करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है, मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था कि ये एक और हमारे पास फिलॉसफी है जिसके साथ ये डील करता है, उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपके माइंड में आ रही हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन सी। सर वो रिकंस्ट्रक्शन, जी सर रिकंस्ट्रक्शन फिलोसफी। नहीं नहीं, रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी की। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है वो कहती है कि हमने बच्चों को फ्रीडम देनी है, उनको फ्री विल देनी है, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी है, उनको फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन हम देनी है। तो वो कहते हैं कि जब हमने एक बच्चे को फ्रीडम दे दी, फ्री विल दे दी, तो फिर बच्चा जो अपने एक्शन है उनका फिर वो रिस्पॉन्सिबल है। हम समटाइम ऐसा करते हैं कि जब भी हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम जनाब कहते हैं कि जी हमारी किस्मत में ही नहीं था, शायद अल्लाह पाक ने हमारे लिए कोई इससे बेहतर रखा है। बेसिकली हम अपनी जो नाकामियां हैं, वो अपना जो मलबा है वो सारा अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना वो गिरा रहे होते हैं। हमने मेहनत तो की नहीं होती, हमारे अंदर गट्स तो मौजूद नहीं होते, हम कंपिटेंट तो होते नहीं है, ठीक है। तो हम सारा का सारा मलबा जो है ना वो अल्लाह पाक के ऊपर गिरा देते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है, वो कहती है कि आपको जब अल्लाह ताला ने फ्रीडम दी है, फ्री विल दी है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन दी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है, तो फिर आप अपना जो बिहेवियर है, अपना जो एक्शन है उसके आप जिम्मेदार भी हैं, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास टाइम है, हम लेक्चरशिप की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं, साथ में अपनी जो नॉलेज है उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मेहनत नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं पढ़ लेंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं सीट्स आनी है नहीं आनी, इस चक्कर में अगर हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ जाएंगे, तो फिर जब टाइम आ जाएगा, तो फिर अगर अल्लाह ना करे किसी रीज़न की वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं आता, तो फिर हम सारा मलबा जो है ना वो तकदीर पे डाल देंगे, जी मेरी तो किस्मत में ये था, ठीक है, तो मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, फलां है ये है वो। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है ना, वो कहती है कि आप जो है वो अपना जो किए की सजा जो है ना वो आपको भाई मिलनी है। ठीक है, आप जो जब आपको हमने फ्री विल दी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है, तो फिर आप अपने जो एक्शन है, अपने जो काम है, उनके आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर, क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी 7 है, एनालिटिकल साइकोलॉजी वाज प्रेजेंटेड बाय। तो हमारे पास एक और साइकोलॉजी है जिसकी कंट्रीब्यूशन है हमारे पास साइको एनालिसिस के अंदर, तो ये हमारे पास है एनालिटिकल साइकोलॉजी। जी, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि ये किसने प्रेजेंट की है? जी, कार्ल जंग ने। जी, तो ये तो चलें सर, थैंक यू, आपने बता दिया। अब ये भी बता दें कि ये एनालिटिकल सर साइकोलॉजी ये होती क्या? कार्ल कार्ल जंग जो साइकोलॉजिस्ट है। जी, कार्ल जंग ने इसको प्रेजेंट किया है, लेकिन जरा बताएं ना कि ये होती क्या है, व्हाट इज एनालिटिकल साइकोलॉजी? जी, किसी को आइडिया है इसके बारे में? सर ये बुक में हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, अब पता नहीं ये डिटेल तो नहीं है, डिटेल तो अलग ही सर पढ़ेंगे। तो कार्ल जंग लिखा हुआ था जिसमें उसका आगे थोड़ी सी एक लाइन में डिटेल ही दी हुई है कि जो है ना, एन इफेक्ट वाज मेड टू प्रोवाइड सम जनरल अर्ज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेक्स। थोड़ा बहुत ये इसके बारे में अलग से पढ़ा नहीं सर। तो सर पढ़ना कब है, जब एडवर्टाइजमेंट आ गई, कब पढ़ना है आपने? सर ये देन साइकोएनालिसिस का ही पढ़ा टाइम, था, अब ये हमारी अलग से। मीटिंग अभी ऑफ हो जाएगी, तो दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, आप वेट कीजिएगा थोड़ा। तो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो बाकी